मित्रों नमस्कार। आपको याद होगा कि पिछले वीडियो में हमने नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो स्कूल एजुकेशन के बारे में क्या कहा गया है, क्या इश्यूज उभर रहे हैं, उस पर शिक्षाविद और आरटीई फोरम के कन्वीनर बिहार के डॉक्टर अनिल कुमार राय से चर्चा की थी और आपसे वादा किया था कि अगली चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सवाल उसमें उठ करके खड़े हुए हैं। अभी करिकुलम का भी सवाल है, क्या करिकुलम रहेगा स्कूल एजुकेशन के बारे में, क्या चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, क्योंकि सुनने में आया है कि बहुत सारी किताबों से बहुत सारे विषय हटा दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया गया, कुछ चैप्टर हटाए गए, कुछ सब्जेक्ट ही हटा दिए गए। तो ज़रा समझना चाहेंगे कि क्या एग्जैक्टली आज की तारीख में करिकुलम क्या है, और चाहे उसमें भाषा का सवाल हो, चाहे इतिहास का सवाल हो, चाहे संस्कृति का सवाल हो, कि हमारे बच्चों को हम क्या पढ़ाने जा रहे हैं, और उससे जुड़े हुए अन्य बिंदुओं पर भी राय साहब चर्चा करेंगे। तो राय साहब, अब आप ज़रा अपनी शेष चर्चा जो पिछले वीडियो में नहीं हो पाई थी, आप करना चाहेंगे। जी नमस्कार। आज की बातचीत में हम लोग पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या, भाषा और परीक्षा के बारे में चर्चा करना चाहेंगे। पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण विषय है, कोई केंद्रीय विषय है शिक्षा में। पाठ्यक्रम के बारे में और शिक्षण शास्त्र के बारे में इस पर बात करते हुए, इस शिक्षा नीति में बात करते हुए यह बात कही गई है कि पाठ्यक्रम में विषय वस्तु को कम किया जाएगा। यह एक पुरानी बात कृष्ण कुमार जी ने ही यह बात कही थी कि बस्ते के बोझ के बारे में, और वह बात इसमें दिखाई पड़ती है। लेकिन इसमें यह बात कही गई है कि पढ़ाई का उद्देश्य संज्ञात्मक ज्ञान न हो करके, संज्ञानात्मक समझ न हो करके चरित्र निर्माण और कौशल से सुसज्जित हुआ होना चाहिए। तो इन बातों को भी इसमें विशेष रूप से तो जोड़ा गया है। और इसके साथ ही इसमें जो दूसरे पक्ष पाठ्य वस्तु को कम करने की जो बात के बदले में कहानी, खेल आदि आधारित है, सो चीज़ों को पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही गई है। तो यह एक महत्वपूर्ण बात है। और पाठ्यक्रम में कला, मानविकी और विज्ञान, इन तीनों विषयों के अंतर को समाप्त कर दिया गया है। ये तीनों विषय, ये तीनों संकाय अलग अलग जो थे, इनको है सो एक कर दिया गया है कि सब मिला करके एक ही है यह। और मतलब ज्ञान यह इस रूप में विभाजित नहीं रहेगा, बल्कि यह एकीकृत हो जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है इस पाठ्यक्रम के संदर्भ में यह है कि जो पाठ्यचर्या तैयार की जाएगी वह केंद्रीय सरकार तैयार करेगी, और उसको राज्य उसको अपने ढंग से लागू करेंगे। यह बात इसमें शिक्षा नीति में सुझाव यह बात दी गई है। भाषा के संबंध में यह बात बहुत उठाई गई है और बहुत जोर शोर से यह चर्चा चली थी कि मातृभाषा पर बहुत जोर दिया जाएगा, इसमें दिया गया है। सचमुच मातृभाषा पर इसमें जोर दिया गया है, लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि जहां तक संभव हो, इन्वर्टेड कॉमास में मैं कह रहा हूं, कि जहां तक संभव हो मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा 1 to 5 क्लास के बच्चों को। यह जो जहां तक संभव हो, यह है सो द्विभाषी अप्रोच को या अंग्रेजी को जमे रहने के लिए जगह प्रदान कर देता है। तो यह बात कि मातृभाषा में ही पढ़ाई होगी 1 to 5 तक, यह बात है सो खारिज हो जाती है। और इसके साथ ही जो त्रिभाषा फॉर्मूला जो पहले ही जो पुरानी शिक्षा नीति के समय में ही यह लागू की गई थी, कि वह त्रिभाषा फॉर्मूला की बात इसमें कही गई है कि स्थानीय भाषा भी, वहाँ की भाषा भी पढ़ाई जाएगी। और संस्कृत पर बहुत जोर दिया गया है, और संस्कृत को आधुनिक भाषा के रूप में इसमें मान्यता दी गई है, कहा गया है। और संस्कृत को पढ़ाए जाने की वकालत इसमें, अनुशंसा इसमें लगातार की गई है। तीसरी बात हो जाती है परीक्षा की, कि शुरुआत में जब यह नई शिक्षा नीति आई थी तो ऐसा कहा गया था कि लोग चर्चा कर रहे थे, और कई जगह मैंने चर्चा करते हुए यह बात सुनी भी थी कि लोग कह रहे थे कि अब 10th में भी एग्जाम नहीं होगा, 12th में भी एग्जाम नहीं होगा, अर्थात एग्जाम ऐसा खत्म कर दिए गए हैं। तो ये इस तरह की कोई बात नहीं है। 10th और 12th में तो एग्जाम होंगे ही, इसके अलावा क्लास 3,
5 और 8 में भी एग्जाम की व्यवस्था, परीक्षा लेने की व्यवस्था कर दी गई है। यह अनुच्छेद 4.40 में यह बात कही गई है कि क्लास 3 में, क्लास 5 में और क्लास 8 में भी यह उपयुक्त प्राधिकरण के द्वारा, उपयुक्त प्राधिकरण का यह मतलब यह नहीं होता है कि बिहार बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड ही ऐसे एग्जाम लेगा। वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर या ब्लॉक लेवल पर या क्लस्टर लेवल पर वह कोई प्राधिकरण हो सकता है जो इस तरह की ये व्यवस्था करेगा। तीसरी बात यह महत्वपूर्ण परीक्षा के संदर्भ में यह हो जाती है कि एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र, जिसको संक्षेप में परख कहा गया है, कि परख परीक्षाओं के लिए मानक और दिशा निर्देश करेगा। अर्थात केंद्रीय रूप से यह दिशा निर्देशित किया जाएगा कि परीक्षाएं किस तरह की जानी चाहिए, किस तरह ली जानी चाहिए, कब ली जानी चाहिए और किस फॉर्म में ली जानी चाहिए, किस मोड में ली जानी चाहिए, वगैरह वगैरह। और इसके साथ ही एक राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, जिसको एनटीए कहा गया है, कि वही उसके माध्यम से नामांकन होगा और एडमिशन होगा। कहने का यह मतलब कि एनटीए के माध्यम से नामांकन और एडमिशन कहाँ पर हो, किस क्लास तक होगा, किस क्लास में होगा? कक्षा 3 से शुरू हो जाएगा? ये कक्षा 3 से नहीं कहा गया है, इस तरह क्लास नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन स्कूल एजुकेशन में ही इस बात की चर्चा की गई है कि उसके माध्यम से एडमिशन होगा। हो सकता है कि क्लास 1 से ही वह एडमिशन उसके पोर्टल पर है सुबह हो। नहीं तो ये एक समस्या उत्पन्न हो गई है। जो आपने सवाल कहे, आपने कहा कि जो पाठ्यचर्या का निर्धारण है वह निर्धारण राष्ट्रीय स्तर पर होगा और राज्यों को इसमें कोई शक्ति नहीं दी जाएगी। दूसरा, आपने कहा कि जो परीक्षा है वह केंद्रीकृत रूप से भी एक एनटीए बनाई जा रही है जो एडमिशन भी करेगी और कोई राष्ट्रीय परीक्षा परत, आपने चर्चा उसी की। मेरा कहना यह है कि अभी तक शिक्षा में बात बहुत ही मशहूर थी कि जो पाठ्य पुस्तकें हैं, पाठ्यचर्या है, उसमें कंटेक्चुअलिटी बड़ी इम्पोर्टेंट है जी। अगर मैं जंगल में रहता हूँ या मैं बिहार के एक बहुत ही सुदूर इलाके में रहता हूँ तो निश्चित तौर से मैं अपने कॉन्टेक्स्ट के आधार पर यदि पाठ्य पुस्तकों से नहीं जुड़ूंगा तो जो संज्ञानात्मक ज्ञान की बात हो रही है वो हमारे तक नहीं पहुँच पाएगा। अब मेरे चरित्र निर्माण की बात हो रही तो चरित्र निर्माण को परिभाषित करना पड़ेगा, चरित्र का क्या मतलब हुआ। जी जी। क्योंकि बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं। ऐसे ऐसे लोग चरित्र जिनका हमने देखा है जो बंद कमरों में कुछ होते हैं और बाहर कुछ होते हैं, चौक पर कुछ होते हैं और चौके पर कुछ होते हैं। इसलिए कुछ समस्याएं हैं कि आप कंटेक्चुअलिटी को आप ख़त्म कर दे रहे हो। अगर कंटेक्चुअलिटी ख़त्म हो गई तो जो व्यक्ति तमिलनाडु के किसी गांव में जिन परिवेश में वो बड़ा हो रहा होगा और जिन चीज़ों से उसका संज्ञानात्मक कॉग्निटिव संबंध रिलेशंस होगा, यदि उसको हम हटा देंगे पाठ्य पुस्तकों से तो वो नहीं समझ पाएगा। जब मैं शिक्षा परियोजना में था तो हम लोगों ने पाया कि जो मुसहर समुदाय है वो किताबों से इसलिए अपने को जोड़ नहीं पाता क्योंकि उनके जो महापुरुष हैं, तुलसी वीर जैसे या शबरी माता जैसे जी, उनका उसमें कोई जिक्र ही नहीं हमारी किताबों में। अब शबरी को केवल हम दिखलाते हैं, उनको बेर जूठा करके खिलाती है, इसके अलावा शबरी क्या थी, कैसे थी, हम नहीं करते। हम केवल उन महापुरुषों का वर्णन करते हैं जिससे हमारा आदिवासी समाज, हमारा मुसहर समाज नहीं जुड़ा हुआ रहता है। तो कंटेक्चुअलिटी को जो ख़त्म करने की पाठ्य पुस्तक में कोशिश की जाएगी और जो आप कह रहे हैं कि साहब वो सेंट्रली टेस्ट होगा और प्लस जो है सो एडमिशन वगैरह की बात, तो यह तो एक बहुत ही भयानक स्थिति में लगता है कि इस शिक्षा नीति में आ रही है। आपका फोरम इस पर क्या सोचता है? हम लोग लगातार इन बातों का विरोध करते रहे हैं और आपने जो कहा कि शिक्षा में यह लगातार यह बात कही जाती रही है कि उसके बच्चे के अड़ोस पड़ोस के चित्रों को उसके सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अगर जंगली क्षेत्र का वह बच्चा है तो हौसी हिरण हम उसको पढ़ा सकते हैं, लेकिन जो समतल क्षेत्र के जो बच्चे हैं उसको हौसे हिरण कहने पर कोई कंसेप्ट ही उसके मन में नहीं बनता है। उसको हम हौसे हल हमको बताना चाहिए कि जो खेत में जोता जाता है हल वो उसके साथ वह जोड़ सकता है।
तो इस तरह अगर सेंट्रली अगर इस तरह का निर्माण किया जाएगा तो यह विविधताओं को एड्रेस हुआ नहीं कर पाएगा। दूसरी बात यह उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि राज्य यह समवर्ती सूची में शिक्षा है और हर एक क्षेत्र की सांस्कृतिक, भौगोलिक, सामाजिक विशेषताएं अलग अलग हैं, जो शिक्षा में, पाठ्यक्रम में और पाठ्य वस्तुओं में वह सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि विशेषताएं प्रकट होती हैं और जिसके साथ बच्चे अपने परिवेश को समझता है। सेंट्रली होने पर इन बातों को उसमें नहीं रखा जा सकता है और इसके साथ ही जो राज्य के जो अधिकार हैं इसमें वो अधिकार है सो केंद्र अपने पास है सो खींच करके ले जाना चाहता है, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। इससे राज्य की शिक्षा में जो दखल है वह लगातार कमजोर होती चली जाएगी और इसका राज्य के महाविद्यालयों, विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों पर भी एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा और वह हानिकारक इफेक्ट के रूप में वह होगा। तो इस तरह की बात है सो इसमें कही गई है। एक और चीज़ मेरे ध्यान में आ रही, जो पिछले वीडियो में भी आपने कहा था, इनरोलमेंट के बारे में कहा था, रिटेंशन के बारे में कहा था। तो इसके पहले जो शिक्षा नीति थी और या उसके बाद उसी के दौरान जो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आए थे, उसमें बिल्कुल क्वांटिटेटिव ढंग से था कि एक्सेसिबिलिटी अगर बढ़ानी है तो एक्सेस 100% होना चाहिए, इनरोलमेंट 100, उसमें ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 120 होने पर नेट जो इनरोलमेंट रेशियो है वो 100 होता है। और रिटेंशन के बारे में था कि खास करके देखा गया है कि उसे 10% की सीमा के अंतर्गत लाया जाएगा। यही नहीं, ये भी प्रावधान था कि जो सामान्य श्रेणी के बच्चे हैं उनके अचीवमेंट में, उनके रिटेंशन में, उनके इनरोलमेंट में, और जो बालिकाएं हैं और अभिवंचित वर्गों के बच्चे हैं, जो गैप, उस गैप को भरा जाए। तो क्वांटिटेटिव मामला था। इसमें ऐसा कुछ बात कही गई है कि नहीं कही है? जी नहीं, इस तरह का तो इसमें कोई ये नहीं कहा गया है, लेकिन कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए यह बात कही गई है कि उनको स्कूल से जोड़ने की बात, लेकिन और वही स्कूल से जोड़ने की उनके लिए छात्रावास मुहैया कराए जाएंगे, उनको कुछ पैसे दिए जाएंगे, बस वगैरह की सुविधा दी जाएगी, या डिजिटल एजुकेशन, पीयर ट्यूटरिंग वगैरह वगैरह की बात कही गई है इस रूप में। लेकिन विशेष रूप से जो आप कहना चाहते हैं वह संदर्भ इसमें कहीं नहीं इस तरह का दिखाई पड़ता है। दरअसल राय साहब से तो बहुत कुछ जानना है, लेकिन एक छोटे से वीडियो में सब कुछ समाहित नहीं किया जा सकता। मित्रों, मेरी चिंता दूसरी इनकी बात को सुनने के बाद कि अभी तक जो प्रयोग हुए हैं उन प्रयोगों के सकारात्मक चीज़ों को हमें ग्रहण करना चाहिए। इतिहास तभी आगे बढ़ता है जब हम भूतकाल के सकारात्मक चीज़ों को लेकर आगे बढ़ें और नकारात्मक चीज़ें उसको हम कम करें। मुझे दिखाई दे रहा है कि बहुत सारी जो सकारात्मक चीज़ें हैं हम उससे आंख मूंद करके आगे बढ़ रहे हैं। जैसे पाठ्य पुस्तकों, पाठ्यक्रम के बारे में हमने चर्चा की, यहाँ तक कि परीक्षा, अब सेंट्रलाइज परीक्षा कैसे ले पाओगे? अब परीक्षा के बारे में, जिसको हम इवैल्यूएशन कहते हैं, शिक्षाविद मानते हैं कि पीरियाडिक एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन होना चाहिए। हर एक दिन का इवैल्यूएशन हुआ करता है। अब आप मानक निर्धारित करेंगे सेंट्रल लेवल पर तो वे राज्य की कंटेक्चुअलिटी खतरे में पड़ेगी। स्वाभाविक सी बात है, जो गरीब बच्चे हैं, जो अभिवंचित वर्गों के बच्चे हैं, जो हमारी बालिकाएं हैं, गरीब वर्गों के खास करके अभी पीछे रह जाएंगी और जो धनी मानी लोग हैं वे आगे बढ़ेंगे। खाई असमानता की बढ़ती चली जाएगी। तो मित्रों, आपके मन में भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहे होंगे, जैसा मेरे मन में सवाल पैदा हो रहे हैं, लेकिन इस छोटे वीडियो में, जैसे मैंने कहा, सारे सवालों के जवाब तो नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप भी समझना चाहें, पढ़ना चाहें, ये वेबसाइट पे ये शिक्षा नीति उपलब्ध है, क्योंकि अब हमें हायर एजुकेशन पर भी अगले वीडियो में राय साहब से बात करनी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी पढ़ें और विचार करें। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया आप शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा पर डॉक्टर अनिल कुमार राय से बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।